नमस्कार, देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से, और आज बात मुंबई की ही। मुंबई के फेफड़े माने जाते हैं आर्य कॉलोनी के जंगल, और ये 1800 एकड़ का जंगल है जहां पर बहुत सारे लोगों की बसाहट भी है। लेकिन इसको लेकर दो पार्टियां आमने सामने हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की, जो कि जिनकी सरकार थी, 2.5 साल तक सरकार रही, और उनके वक्त में मेट्रो कार शेड का काम रोक दिया गया। उनकी पार्टी उस वक्त में, जो उनकी पार्टी थी, उसकी ये भूमिका थी कि किसी भी तरीके से आर्य के जंगलों को बचाना चाहिए, और वो उस वक्त में जितने भी पर्यावरणविद और जो समाज सेवी थे या जो एक्टिविस्ट थे, उनके साथ खड़े हुए थे। लेकिन सरकार बदली है तो रुख भी बदल चुका है। मेट्रो कार शेड का काम अब शुरू हो चुका है, और जहां तहां आर्य के अंदर अब पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। समाज सेवी या एक्टिविस्ट को रोका जा रहा है, उनकी धरपकड़ भी हो रही है, उनको डिटेन किया जा रहा है, और धारा 149 भी लगाई गई है। नोटिस दिए जा रहे हैं, और आर्य के अंदर बड़े पैमाने पर छटाई कटाई चल रही है। और आज का जो आलम था, वो एनडीटीवी की कुछ तस्वीरें हैं, आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें हमारी साथी पूजा तकरीबन 3 घंटे आर्य कॉलोनी के अंदर थी, और उन्होंने जगह जगह इस तरीके के काम होते हुए देखे। इस सब की मंशा क्या है? पुलिस की इतनी मौजूदगी का मकसद क्या है? क्या करना चाहती है पुलिस, और क्या करना चाहती है राज्य की सरकार? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अभी राज्य सरकार को देना बाकी है। लेकिन पुलिस के पहरे में कटाई हो रही है, ये एक सच है, और छटाई भी हो रही है। आर्य जाने के तमाम रास्तों पर कड़ा पहरा है, ठीक वैसे ही जैसे किसी एक कानून व्यवस्था के हालात होते हैं। तो रोक के बाद भी क्या आर्य में पेड़ काटे जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इसकी तस्दीक करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जहां पर पेड़ कट रहे हैं या उनकी छटाई की जा रही है, वहां तक पहुंचने के लिए पुलिस के पहरे हैं, और किसी भी खबर नवीस के लिए वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की है कुछ जगहों तक जाने की, जिससे ये अंदाजा लगता है कि बड़े पैमाने पर कोई कार्रवाई चल रही है। फडणवीस सरकार ने कहा था कि पेड़ नहीं कटेंगे, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया था। लेकिन इसके बाद हुआ क्या है, ये आपको सब पता है, क्योंकि इन तस्वीरों से अंदाजा लग रहा है कि पुलिस कुछ करवाना चाहती है, उसकी मौजूदगी में आरी चलना चाहती है आर्य के अंदर। तो इसी बड़े सवाल पर आज हम देश की बात में बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी साथी पूजा भारद्वाज हैं, और आर्य के पेड़ों के लिए लड़ने वाले लोग भी हैं हमारे साथ, जिनको नोटिस भी मिले हुए हैं। हमारे साथ अमृता भट्टाचार्य जी हैं, याचिकाकर्ता हैं ये पूरे मामले में, और जोरू भतेना भी हैं, ये पर्यावरणविद हैं। इन सबको आपने देखा है लड़ते हुए। हमारे साथ सबसे पहले पूजा, आपके पास आ रहा हूं मैं। आप दोनों मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आप दोनों साथ में बने रहिए। सबसे पहले हम पूजा आपके पास आ रहे हैं। पूजा, आपने क्या क्या देखा अंदर, और पुलिस ने आपको क्या क्या करने से रोका, और जो वहां पर देख रही थी, जो हो रहा था, उसको आप चश्मदीद के तौर पर बयां करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो सकता है रिकॉर्ड पर ना आ पाई हों। जी बिल्कुल अभिषेक, जैसा आपने बताया कि 1800 एकड़ का वो पूरा ज़मीन है जो आर्य जंगल है, तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो 3 पॉइंट्स हैं, तीनों ही पॉइंट्स पे मैं थी, और वहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग इतनी सख्त थी कि मीडिया को देखते ही लौटाया जा रहा था। एक पॉइंट से लौटकर हम दूसरे पे गए, दूसरे से लौटाए गए, तीसरे पे गए, वहाँ से भी लौटाए गए। तो हमने एक और रास्ता जो कि गांव से होके जाता है कुछ रास्ते से, वहाँ से हम गुजरते हुए, यानी कि 3 घंटे में आर्य के आसपास घूमती रही। लेकिन मुझे अंदर जाने में करीब 3 घंटे का समय लग गया, और जब हम पहुँचे वहाँ पर करीब 3 बजे के आसपास, तो जो लोग अंदर के रहवासी हैं, जो कि सेव आर्य कैंपेन से जुड़े हुए हैं, वहाँ रहते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स हैं, 20 साल 21 साल की उम्र के हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं, काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बाहर सड़क पर आकर आपसे बात नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे छटाई हो रही है पेड़ों की, वहाँ पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पुलिस हमको पहले ही आगाह कर चुकी है कि आप कारशेड के आसपास ना आएँ, आप सड़क पे ना घूमते हुए दिखाई दें, ऐसा कि उनकी ज़बानी ये बात कही गई। तो उनकी जगह पर मैं जाकर जब उनसे बात कर रही थी, 3 बजे के दौरान, ये लाइव हमारा चल रहा था, लाइव उनसे मैं बात कर रही थी, पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, और हमारे सामने ही 2 लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। ये सब कुछ हमने लाइव 3 बजे दिखाया है। अब आप देखें, जो ट्रैफिक विभाग की तरफ से प्रेस नोट था, या जो बीएमसी की तरफ से जानकारी है, ये कहा जा रहा है कि पेड़ों की छटाई हो रही है। आर्य जंगल के अंदर मानसून के समय पुलिस के पहरे के बीच में, इतने गहरे पहरे के बीच में कि हर एक मीटर पर आप पुलिस को देखोगे, अगर छटाई भी हो रही है, एक एक ब्रांचेस अगर तोड़े भी जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी 2-3 पुलिस कर्मियों का पहरा है। मेन एंट्रीज पर पुलिस की भारी बंदोबस्त है। तो क्या पेड़ों की छटाई मानसून के दौरान इतनी भारी बंदोबस्त के साथ होती है? पहला सवाल। दूसरा, कारशेड के अंदर से जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं, उनके जरिए शेयर किया गया है, ये मेरे कैमरा ने रिकॉर्ड नहीं किया, जेसीबी की मौजूदगी कारशेड के अंदर है, वहाँ पर नजर आ रही है, उसकी हरकत नजर आ रही है।
तो जेसीबी की ज़रूरत कारशेड के अंदर क्यों पड़ी? सुप्रीम कोर्ट में फडणवीस सरकार ने उस समय कहा था 2019 में कि हम एक पेड़ भी नहीं काटेंगे, कारशेड के लिए जितने काटे जाने थे वो काट दिए गए हैं। वो तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप कारशेड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि 25% पूरा हुआ है। सिर्फ ये फडणवीस सरकार ने खुद कहा है कि 25% काम पूरा हुआ है। तो बाकी का काम जो आप करेंगे उसके लिए जो आसपास की हरियाली है, इस पर एक्टिविस्ट का कहना है कि करीब 2000 पेड़ और काटे जाएंगे। इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ये एक्टिविस्ट का दावा है। वो कह रहे हैं कि 2500 पेड़ काटे जाने की जो बात थी, तो करीब 300 पेड़ ही 200 से 300 पेड़ काटे गए। वहाँ के कारशेड के आसपास बिल्कुल हरियाली है, और अगर कारशेड को पूरा करना होगा कुल 100%, तो उसके लिए करीब 2000 पेड़ और काटे जाएंगे, ये उनका दावा है। अब इसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ट्री कटिंग को लेकर हाई कोर्ट में कुल 7 पिटिशन हैं। इसके बारे में ज़रूर और तफसील से बात कर पाएंगे। तो उस पिटिशंस को भी आप देखें आगे किस तरह से अब ये बढ़ते हैं, पर्यावरणविद किस तरह से इस मामले को लेकर जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह का अभिषेक मैंने पहरा देखा, वाकई मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं किस लोकेशन पर जा रही हूँ। आरे से तो हम अक्सर एक रास्ता हम गुजरते हैं और हम आसानी से गुजर पाते हैं, लेकिन आज इस तरह से हर एक मीटर पर हमसे सवाल पूछे जा रहे थे। हमें एक जगह पे पुलिस ने रोका, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर से ही सारे फुटेज आप देखें, गाड़ी के अंदर से हमने रिकॉर्ड किया, क्योंकि बाहर हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, पुलिस हमें रोक रही थी। एक जगह रिकॉर्डिंग हमारी पकड़ी गई कार शेड के बिल्कुल पास, कार शेड के ब्रांचेस जो काटे जा रहे थे वो रिकॉर्ड मैं जब कर रही थी अपने फ़ोन पे, पुलिस ने आके मुझे रोका। वहाँ मेरे कैमरा पर्सन से मुझसे करीब 10 मिनट की बहस हुई है, ये कहते हुए कि आप उस फुटेज को डिलीट करें। तो अगर ये कहा जा रहा है कि छटाई हो रही है पेड़ों की, तो आप क्यों डिलीट करवा रहे हैं? और ये मेरे साथ हुआ है, ये मैं आपको खुद बता रही हूँ। जो बाकी एक्टिविस्ट उनका कहना है कि कटाई जो है वो सुबह से शुरू हो गई थी, रात में बैरिकेडिंग वहाँ पे लगा दी गई थी, तो रात से ही पुलिस का पहरा था। इन लोगों को सबको कह दिया गया था कि आप घर से नहीं निकलें। उन्होंने कहा हमें काम पर जाना है, उन्होंने कहा फिर भी आप नहीं निकल सकते। तो इस तरह का पहरा उनके लिए था। उनको कहा गया कि धारा 144 है, तो धारा 144 औपचारिक जानकारी हमें नहीं दी गई है, लेकिन धारा 144 के साथ में छटाई की क्या जरूरत थी? तो कई ऐसे सवाल हैं जहाँ पर जवाब देना होगा। पिछली बार बिल्कुल पूजा, बिल्कुल शुक्रिया आपका। पिछली बार रात के अंधेरे में ये सब हो रहा था, अब दिन के उजाले में हो रहा है। सरकार सब कुछ दिन के उजाले में करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जैसा कि आपने कहा कि इसके जो कानूनी पहलू हैं उनके बारे में ज़्यादा हमें बताने के लिए हमारे साथ अमृता हैं और जोरू भतेना भी हैं। अमृता, आप सबसे पहले बताएं कि सरकार क्या कर रही है, ऐसा क्या है उस कार शेड के आसपास जिसके लिए इतने पुलिस पहरे की जरूरत पड़ रही है? जी, काफी सारी बातें हैं। काम तो शुरू करना है, सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। जी सॉरी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, तो सबसे पहली जो सबसे जरूरी बात है, मैं पूरे देश को बताना चाहूंगी कि हमारे 4 साथी हैं जो अभी भी वनराई पुलिस स्टेशन में डिटेन्ड है। उनमें से 2 तो शायद पूजा को इंटरव्यू दे रहे थे और 2 जो है उनको सुबह सुबह डिटेन किया गया था। अभी मुझे पता चला है, मैंने हमारे ग्रुप मेंबर अभी भी वहां पे है और सुबह मैं भी पुलिस स्टेशन में मिलने गई थी सीनियर इंस्पेक्टर से। तो मुझे बताया गया था कि हम अभी तक कोई चार्जेस नहीं लगाए हैं, हम छोड़ देंगे। सीनियर इंस्पेक्टर ने मुझे बोला एसीपी से बात करने के लिए। मैंने एसीपी को जब फोन किया, उन्होंने बोला बंदोबस्त में बिजी हूँ और मेरा फोन काट दिया। और अभी पता चल रहा है, फिर बताया गया कि और कुछ लोगों ने फोन किया था कि हम 5 साढ़े 5 बजे तक छोड़ देंगे। अभी 6 बज चुकी है, मगर इन लोगों को अभी तक छोड़ा नहीं गया है और बोला जा रहा है कि हम लोग चाहे तो कार्रवाई करेंगे या तो चाहे तो छोड़ देंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो लोग पेड़ बचाने के लिए जमीन पे खड़े होते हैं, उन लोगों को पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया है। क्या जुर्म है अभी तक पता नहीं है, सुबह से वो लोग डिटेन है पुलिस स्टेशन में। दूसरी बात यह है कि मैं आरे के अंदर खुद जाके आई हूँ और मैंने भी जब फोटो लेने की कोशिश की तो मुझे भी रोका गया। एक मोमेंट पे मुझे खड़ा होना पड़ा क्योंकि वो काफी हो चुका था कि बाइक के पीछे पीछे जा रहे हैं और हमें रोक रहे हैं। फिर मैंने जमीन पे उतर के उनको बोला कि भाई देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के पिटिशनर हूँ, आपको अगर मुझे रोकना है तो रोकिए, मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा फोन नंबर ये है, चार्जेस जो लगाना है लगा दीजिए। और हाँ, अभी जो कार्ड डेपो है उसके अंदर भी जेसीबी घूम रहे हैं और मैंने खुद जाके फोटोज भी निकाले हैं। और ये जो 3 जुलाई का मैंने फोटो निकाला था, उस टाइम पे जिस जगह से मैंने फोटो निकाला था पूरा अंदर भरा हुआ था पेड़ों से, और जो कंस्ट्रक्शन हुआ था छोटा मोटा, हाँ कुछ अंदर पिलर्स और बीम्स थे, वो अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा था, इतना ज्यादा जंगल से भर गया था। मगर आज उन्होंने जेसीबी लगा के काफी साफ किया। अभी सबसे बड़ी बात है कि ये जो ट्री कटिंग हो रहा है, कानून है कि ट्री ऑफिसर वहां पे मौजूद होना चाहिए। पी साउथ के ट्री ऑफिसर, ये पी साउथ वार्ड में आते हैं, ट्री ऑफिसर आसपास कहीं पे भी मौजूद नहीं थे। पुलिस ऑफिसर को मुझे ट्री एक्ट के बारे में बताना पड़ा
मैंने बोला कि हर ट्री के सामने ट्री ऑफिसर होना चाहिए। आप एक साथ ठीक इतने है। सारे ट्री के कटाई कर रहे हो कि कानून की धज्जी उड़ गई है, और उधर पुलिस खड़े होकर हम लोगों को रोक रहे हैं कि हम फोटो नहीं निकाल सकते। मगर रूल क्या है कि कोई भी सिटीजन खड़े होकर वहां पे पूछ सकते हैं कि आपके पास परमिशन है क्या, ठीक है। ब्रांच जो काट रहे हो उसका ठीक। साइज क्या होना चाहिए। यहाँ पे 1.5-1.5 फीट 2-2 फीट के गर्थ बिल्कुल। के ब्रांचेस को काटा जा रहा है। और इस टाइम पे कैटरपिलर, बिल्कुल। कितने सारे स्पाइडर्स और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ पनपती है ठीक है। ट्रीज में। इतने पुराने ट्रीज के इतने बड़े बड़े ब्रांचेस को काटा गया है, और ठीक है। कार्ड डिपो के अंदर भी बिल्कुल। काटा गया है। बिल्कुल। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ जोरू भी हैं। जोरू, सरकार ने अपनी भूमिका साफ कर दी है, बनेगा तो कारशेड वहीं पर। आप लोग इस लड़ाई से अब क्या हासिल कर लेंगे? क्योंकि सरकार के पास ताकत है, पुलिस है, और क्या कोई एक ऐसा रास्ता है जिसके लिए पर्यावरणविद भी तैयार हों, बीच का रास्ता? ये बहुत सालों से सरकार ये मेट्रो का जो प्लॉट है उसके बारे में झूठ ही बोल रहे हैं। आप 2019 में देखेंगे तो जब हाईकोर्ट ने फ्राइडे इवनिंग को बताया कि हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, प्लीज सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो रातों रात वो लोग ट्री काटने का बहुत सा झाड़ काटा है, लेकिन 300 झाड़ अंदर से काटा है। वो लोग 1-2 हजार ट्रीज नहीं काटा है, ये पहले ही वो झूठ है। जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए मंडे मॉर्निंग को 2019 में, तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन अप सुओ मोटो, वो खुद अब लिया है मैटर बाय सुप्रीम कोर्ट, और गवर्नमेंट उनको सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो भी हमको ट्री काटने का था वो ऑलरेडी काट चुके हैं, अभी हम एक भी झाड़ नहीं काटेंगे, एक और झाड़ नहीं काटेंगे। लेकिन आज का देखेंगे तो आपको दिखाई देता है कि they cannot do the work without cutting the trees in the plot. ये प्लॉट पूरा जंगल है, इट इज फुल ऑफ ट्रीज। और इम्पोर्टेंट चीज है कि इवन नाउ मिस्टर फडणवीस ऑल्सो हैज कम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि वी विल डू वर्क विदाउट कटिंग अ सिंगल ट्री। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। और मेन चीज है, वो लोग पूरा प्लॉट का सब झाड़ भी काटेंगे तो दिस प्लॉट इज इनसफिशिएंट फॉर मेट्रो 3, और इनसफिशिएंट फॉर मेट्रो 3 इज नोन सिंस 2011। उनको जब मेट्रो 3 चालू करने का है तो ये जगह इट इज नॉट इनफ फॉर देम, दे हैव टू गो टू अनदर प्लेस, which is the entire reason why the previous Thackeray government said we have to move somewhere else. There is no point of destroying a forest. ठीक है। वक्त की थोड़ी सी कमी है। अमृता, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट दोबारा रुख करेंगे, क्योंकि आप याचिकाकर्ता भी हैं, और आपको अगर ऐसा कुछ होता हुआ दिखता है, और पहले भी सुओ मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप लोग दोबारा अब अदालत क्यों नहीं जा रहे हैं? जी, मैंने और एक आईए फाइल कर ही दिया था सुप्रीम कोर्ट में अप्रैल में। मैं एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे कि एमबीए गवर्नमेंट के टाइम पे भी जो होना चाहिए था वो पूरा हुआ नहीं है। इनफैक्ट ये काफी सारा काम चल रहा था एमबीए गवर्नमेंट के टाइम पे, और उसी टाइम पे मैंने भी काफी सारे लेटर्स लिखे थे तब के चीफ मिनिस्टर को, और उस टाइम पे मेरे जो लेटर्स थे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से बार बार एमएमआरसीएल को फॉरवर्ड हो रहा था ना। एमएमआरसीएल ने लिखित रूप में बताया कि जो हमें कमिटी का रिकमेंडेशन आया था उसके हिसाब से हम लोग कार डिपो को कंज्यूमर शिफ्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे पास वो लेटर था, मैंने वो भी ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में लेके आई हूँ। पर उसके साथ मैंने ये सारे पॉइंट्स भी लेके आई हूँ कि कंज्यूमर के साथ बीकेसी और कलीना ये दोनों भी ऑप्शन, जो लैंड ऑप्शंस है, वो मेट्रो का जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना था 2011 में, वहीं पे ये दोनों ऑप्शन के बारे में भी मेंशन किया हुआ था। तो इतने सारे ऑप्शंस होते हुए आप लोग क्यों ये जो आरे का एरिया है, जो कैचमेंट फ्लैट प्लेन एरिया है मिथि रिवर का, आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? इसके अंदर से 4 ट्रिब्यूटरी फ्लो होती है, अभी भी 2-3 बड़े बड़े ट्रिब्यूटरीज है। हम वो सारे फोटोग्राफ्स भी सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड लाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लेपर्ड्स मिले हैं वहां पे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास उसके डेटा है। और उसके अलावा यहाँ से जो उन्होंने मिट्टी भरने की काम किया, या जो भी उधर लो लाइंग एरिया था वहां पे भरनी हुई है, उसके बाद से आरे का जो मेन रोड्स है वो भी पानी के नीचे जा रही है, तो वाटर लॉगिंग शुरू हो चुका है। तो मेरा जो पिटीशन है वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है ही, और अभी के भी जो भी नया इंफॉर्मेशन है वो लेके आएंगे। देखिए, हम सबको पता है कि कोर्ट में क्या होगा वो हमारे बस में नहीं है, मगर
अंत तक जो कोशिश करनी है वो करनी है। और एक बात बताना है कि कोई भी मूवमेंट जो है ना वो कोर्ट के पिटीशन के ऊपर नहीं चलता है। बिल्कुल लोगों की सोच क्या है, लोग क्या चाहते हैं वो सुनना चाहिए। बताना जैसा बिल्कुल जोरू, आपसे आखिरी टिप्पणी। लोग कह रहे हैं कि पर्यावरणविद और जो याचिका करता है ये लोग मोटिवेटेड हैं, ये इनको पीछे से कोई चला रहा है, ऐसे इल्जाम लग रहे हैं। जी, हम लोग दिल से मोटिवेटेड है, दैट इज ट्रू। जी, वो बोल रहे हैं कि हमारा जो मोटिवेशन है वो हमारा हार्ट है। आपका जब तो एक्चुअली वही बात है कि आप अगर सुबह यहाँ पे आएंगे संडे को, आप देखेंगे कि बच्चों को लेके भी फैमिलीज खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आड़े में 27 आदिवासी पाड़ा है, उनका ये घर है, वो लोग बच्चों को लेके आते हैं। अभी पुलिस उन लोगों को रोक रहे हैं, तो आदिवासी पाड़ाओं के महिलाएं बोल रहे हैं कि आप पुलिस को घर पे भेजिए, फिर बच्चों की देखभाल करें कि हम आए, क्योंकि हमें हमारे बच्चों के लिए जगह को बचाना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे MOEF से कुछ दिन पहले एक पोस्टर निकली थी जहां पे झूला झूल रहे बच्चों को दिखाया गया। हाँ, MOEF बोल रहे कि एक ट्री का हमारे साथ कितना साथ होता है। तो एक तरफ तो ऐसे कम्युनिकेशन जाते हैं MOEF से, और दूसरी तरफ आप ऐसे पुलिस के बंदोबस्त के साथ, कम से कम 200 से ज्यादा पुलिस है आज आड़े के अंदर। हर 50 मीटर 100 मीटर में आपको 5, 6, 8 करके पुलिस मिलेंगे। हमारे महाराष्ट्र में और कोई इंपॉर्टेंट काम है नहीं क्या आड़े में पेड़ काटने के अलावा? ये रह गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम। पुलिस डिपार्टमेंट को तो जो इंस्ट्रक्शन आएगा वही काम करेंगे। थोड़ी सी कमी है अमृता जी। आप लोग जंगल के लिए लड़ रहे हैं, जोरू आप लोग भी पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं। ये राह आसान नहीं है। हालांकि उन राजनीतिक दलों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए जो आप लोगों के साथ पहले खड़े होते हुए दिखना चाहते थे, जिनमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे समूह के लोग भी हैं। आदित्य ठाकरे कहाँ हैं, ये सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए। ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक विकास की राजनीति का सवाल नहीं है, बल्कि ये भी सवाल है कि संतुलन कैसे बना रहे। आप तमाम लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूर्वी उत्तर प्रदेश सूखे की तरफ बढ़ रहा है। फसलें यहां पर सूख रही हैं। सूखे की आशंका अब सामने दिखाई दे रही है। पूर्वांचल से रिपोर्ट। बनारस के घाटों में बढ़ रहा गंगा का ये पानी बीते एक हफ्ते का है। बनारस और उसके आसपास के मैदानी इलाकों में पिछले साल के मुकाबले 50% से भी कम बारिश हुई है। लिहाजा गंगा के पानी में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। जो थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है वो पहाड़ पर पानी गिरने से है। इस बार बाढ़ की बहुत स्लो स्थिति है, क्योंकि अगले बार की स्थिति के हिसाब से अभी बहुत ही कम पानी है। अच्छा, और पिछली बार अगले बार मालूम है कम से कम जल पुलिस के पास पानी पहुंचा हुआ था। अभी तो जल पुलिस के क्या, अभी तो एकदम अपने नॉर्मल जगह पे है, बस 8-9 फीट पानी आया हुआ है। इसकी यही मेन वजह है कि बारिश जगह जगह, हर जगह अगले साल हुई थी, इस बार तो एकदम ही बारिश हर जगह कहीं नहीं हुई बारिश। पानी के बिना सूख रहा धान का ये खेत गाजीपुर जिले का है। 2021 में जून माह में कुल औसत बारिश 128.81 मिलीमीटर हुई, जबकि 2022 जून माह में कुल औसत बारिश 71.12 मिलीमीटर दर्ज की गई। लिहाजा पूरे पूर्वांचल में सूखे का असर दिखाई पड़ रहा है। क्या बताया, आप देख ही रहे हैं मौसम किस तरह का है। वही तो बैठ के हम देख रहे थे। नर्सरी ये लगभग तैयार है, लेकिन नर्सरी भी सूख रही है पानी के बिना। एक तरफ से पानी छोड़ रहे हैं, दूसरे तरफ से पानी सूख जा रहा है। पूरा ये देख सकते हैं, ये पूरा सिवान खाली है अब तक। मतलब सावन का महीना है, पूरा आषाढ़ बीत गया, मतलब एक महीना का बरसात का दिन पूरा निकल गया। पूरे किसान परेशान है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सोनभद्र में लोग बारिश के लिए तरह तरह के अनुष्ठान और पूजा पाठ कर रहे हैं। मेंढक मेंढकी का ब्याह तक। सोनभद्र जिले के 10 ब्लॉक में से 5 ब्लॉक कोन, चोपन, दुद्धी, म्योपुर, बबनी की स्थिति काफी खराब है। पूरे जिले में धान की फसल के निर्धारित लक्ष्य 31.529 हेक्टेयर में से केवल 22% की रोपाई हो पाई है। पहाड़ी इलाकों की मुख्य फसल मक्का और अरहर की रोपाई मात्र 50% ही हो पाई है। फसल की रोपाई हुई वो भी सूखने के कगार पर है। सोनभद्र जिले के मुडीसेमर गांव के 60 वर्षीय राम नरेश यादव 5 बीघा जमीन पर
3 बीघा पर मक्का और 2 बीघा धान की फसल खेती करते हैं, लेकिन बारिश न होने के कारण मक्का भी बर्बाद हो गया और धान की नर्सरी भी सूख गई। अरे यहाँ पानी बगैर सब खेती मर जा रहा है, मकई मर गया, धान मर जा रहा है, सब दिया। तो पानी नहीं व्यवस्था करता? पानी पीने के नहीं है। नहर 40 साल से बन रहा है, हम लोग तो बुढ़ा गए, अब कहाँ से हो पाएगा, कोई साधन नहीं है। तो इस साल मक्का का फसल और धान का फसल दोनों खराब हो गया? दोनों खराब हो गया। पूर्वांचल में पिछले साल के मुकाबले इस साल औसत से 50% कम बारिश हुई है, लिहाजा किसानों की खेती भी 50% के लगभग सूख गई है। अब 50% की आस पूर्वांचल के उन बादलों पर लगी है जो पसीज तो रहे हैं लेकिन अभी टूटकर नहीं बरस रहे हैं। अगर वो टूटकर नहीं बरसे तो आप खुद समझ सकते हैं कि खेती और किसानी का क्या हाल होगा। गाजीपुर से सुनील, सोनभद्र से प्रभात और वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक है, ब्रेक के बाद। राजधानी दिल्ली में भी मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है और अब तक ये सवाल बना हुआ है कि ये वायरस आखिरकार पहुंचा कैसे, जिस संदिग्ध मरीज है उसके पास ये आया कहां से। इसको लेकर उसकी कहानी बार बार बदल रही है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय भी बहुत कुछ ठोस तरीके से कहने में अब तक नाकामयाब रहा है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का मरीज, लोकनायक अस्पताल में 34 साल का शख्स बुखार और स्किन पर घाव की शिकायत के साथ भर्ती हुआ। अब हालत में सुधार है। अभी हमने 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड लोकनायक में बनाया है और 1 पेशेंट अभी एडमिट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि स्किन में यदि बुखार है और स्किन इन्वॉल्व है, स्किन 100% केसेस में इन्वॉल्व होती है इसमें, तो स्किन इन्वॉल्वमेंट है, स्किन में यदि निशान है, दाने हैं और वो पेनफुल हैं और फेस पे हैं, हथेलियों पर हैं, सोल पर हैं और फेस पे खास, तो जरूर चेक कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। भारत में केरल में रिपोर्ट हुए तीनों मंकी पॉक्स के मामलों में वायरस यौन संबंध के जरिए मरीज तक पहुंचा। वहीं दिल्ली के मरीज को लेकर वजह समझने की कोशिश जारी है। मरीज की बताई कहानी की तमाम कड़ियां मंत्रालय जोड़ नहीं पा रहा। अब मंत्रालय को शक है कि यह शख्स मनाली में किसी विदेशी टूरिस्ट के संपर्क में आया या फिर किसी वैसे ग्रुप के जिसमें पहले से कोई संक्रमित था। 3 तरह से किसी के शरीर में मंकी पॉक्स का वायरस दाखिल हो सकता है। पहला, बॉडीली फ्लूइड, जिसमें ब्लड, उसके बाद सलाइवा और साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स है। दूसरा, अगर कोई मां संक्रमित हो तो आशंका है कि उसके बच्चे में मंकी पॉक्स का वायरस पहुंच सकता है। और तीसरा, अगर प्रोलॉन्ग्ड किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रहें तो फिर ड्रॉपलेट के जरिए यह वायरस शरीर में दाखिल हो सकता है। दुनिया भर में फिलहाल 17,000 के करीब मंकी पॉक्स के मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का जोर निगरानी को लेकर है, खासकर तमाम देशों से आने वाले लोगों की निगरानी पर, जहां से वायरस रिपोर्ट हो चुका है। करीब 1.5 महीने पहले राज्यों को गाइडलाइन भी जारी की गई है और 2 बार बैठक भी की गई। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।